जनपद में लोकतंत्र का महापर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा। चुनाव के रूप में मनाए जाने वाले इस महापर्व की तैयारियों के बाबत गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई व पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारी द्वय ने नवीन कलेक्ट्रेट भवन के कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जनता तक चुनाव की समग्र जानकारी मीडिया कर्मियों के माध्यम से प्रेषित की। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि जनपद की 10 विधानसभाओं में कुल 34,29,520 मतदाता हैं, जिनमें 18,85,139 पुरुष व 15,44,273 महिला मतदाता हैं। जनपद में 30,583 दिव्यांग मतदाता हैं। इनमें से 1,25,000 नए मतदाता हैं। दिव्यांग व अशक्त मतदाताओं की सहायता के लिए 600 बूथ मित्र नियुक्त किए गए हैं। कुल 2,298 मतदान केंद्रों पर 3,461 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। फोटोयुक्त मतदाता पर्ची वितरित कर दी गई है। मतदाताओं को निमंत्रण पत्र के मानंद वोटर गाइड और उनकी सुविधा के लिए वोटर फैसिलिटेशन सेंटर व पोस्टर बनाए गए हैं। जनपद आजमगढ़ में 10 विधानसभाओं में मिला के 34,29,520 मतदाता है, जिसमें 18,85,139 पुरुष मतदाता, 15,44,273 महिला मतदाता है और दिव्यांग मतदाता भी 30,583 है। पोलिंग बूथ्स फाइनलाइज कर दिया गया है। 2298 मतदान केंद्रों में 3461 पोलिंग बूथ का निर्माण किया जा चुका है। इसमें पोलिंग बूथ के बाहर पेंटिंग किया जा चुका है। पोलिंग कंपार्टमेंट का निर्माण अंदर इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने गोपनीयता को लेकर नए निर्देश दिए हैं। जो 12-14 में जो कंपार्टमेंट हुआ करती थी जहां वोट डालते हैं, उसकी हाइट बढ़ा दी गई है, उसकी चौड़ाई लंबाई भी बढ़ा दी गई है। अतः जो नए पोलिंग कंपार्टमेंट्स समस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को वितरित कर दिया गया है। उनके द्वारा आज और कल उसका निर्माण बूथ के अंदर सुनिश्चित कर लिया जाएगा। बूथों में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, रैंप, परमानेंट रैंप्स ज़्यादातर जगह है। जहां रैंप्स नहीं है परमानेंट, तो टेम्पररी रैंप्स भी दिया जा रहा है। इस बार लगभग 600 बूथ मित्र लगाया जा रहा है, बूथ दोस्त, जो वहाँ के दिव्यांग और अशक्त मतदाताओं को मदद करेंगे निर्वाचन प्रक्रिया में। और IMA डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी 25 व्हील चेयर्स अभी तक प्रोवाइड किया है, जो व्हील चेयर के माध्यम से विभिन्न केंद्रों में लोग अंदर जा सकेंगे। और जनपद में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची BLO द्वारा दिया जा चुका है। लगभग 94% फोटोयुक्त मतदाता पर्ची BLO द्वारा लोगों को दिया जा चुका है। इसमें मैं दोबारा आप लोगों के माध्यम से अपील जनता से करता हूं कि निर्वाचन आयोग ने विभिन्न विकल्पों को अनुमन्य किया है। उसमें एपिक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, वो भी नए वोटर जो बने थे लगभग 1,25,000 उनको वितरित किया जा चुका है। कोई भी एक विकल्प से वोट डल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास अगर एपिक है अन्य कोई विकल्प की ज़रूरत नहीं है। उनके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वैसे ही फोटोयुक्त मतदाता पर्ची भी एक विकल्प के रूप में अनुमन्य है। ये अनिवार्य नहीं है कि फोटोयुक्त, क्योंकि कुछ लोगों को ये भ्रम था कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची BLO कुछ लोगों को नहीं दिए हैं, कैसे वोट डाले। जनपद में हालांकि जब सारे BLOs को निर्देश भी दिया जा चुका है और उन्होंने ज़्यादातर वितरण भी कर लिया है, कोई भी एक विकल्प लेकर मतदेय स्थल पहुंचेंगे तो वोट डाल सकते हैं। वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी इस बार बूथ के बाहर रहेगी। इसमें संबंधित BLO अल्फाबेटिकल लोकेटर के साथ बूथ में जो वोटर लिस्ट रहेगी तो उसका वर्णमाला अनुक्रम में बाहर रहेगी, ताकि उनको पता चल जाएगा कि अगर 3-4 बूथ है तो किस बूथ में जाना है और किस क्रमांक में उनका नाम है। और अन्य कोई अगर क्वेश्चन है, क्वेरी है, BLO द्वारा दूर किया जाएगा। एक अंतर है 2014-12 और इस साल चुनाव में, वो ये है कि जो अवितरित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची है, अब तक पहले BLO वहाँ रख के बैठते थे और काउंटर में वितरण करते थे। इस बार वहाँ वितरण नहीं करेंगे, वापस जो बचे हुए पर्चियों को रिटर्निंग ऑफिसर को वापस कर देंगे। इसका तात्पर्य यह है कि वोटर को जब घर से चलते हैं कोई ना कोई एक विकल्प को लेके ही चलना होगा। और राजनीतिक दलों को ये निर्देशित किया जा चुका है कि 200 मीटर के अंदर
कोई भी उनके बस्ता लगाई नहीं जाएगी। जो बस्ता 200 मीटर के बाहर लगेगी भी वो उसमें कोई किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं होगा। अगर वो पर्ची भी देंगे तो सादे कागज में देंगे और 200 मीटर के अंदर उनके कोई अवांछित व्यक्ति नहीं आ पाएंगे। इस बार अलग अलग निर्वाचन आयोग ने पोस्टर्स तय किए हैं जो आम जनता को, वोटर्स को सुविधा के लिए, वो सारे 4-5 तरीके के पोस्टर्स है। वो पोस्टर्स ऑलरेडी रिटर्निंग ऑफिसर्स को दे दिया गया है, बूथ में वो भी उपलब्ध रहेगी। वोटर गाइड का वितरण समस्त परिवारों को दिया जा चुका है। आजमगढ़ में 5,96,465 परिवार है। प्रत्येक परिवार को जैसे शादी में निमंत्रण देते हैं, ये भी गणतंत्र की एक सबसे बड़ा पर्व होता है। तो इस पर्व में आकर अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निमंत्रण भी दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेंट के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस के दिन प्रत्याशी को 3 गाड़ियों की अनुमति प्रदान की गई है। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके लिए भी निर्देशित किया जा चुका है कि वही उसी क्षेत्र के वोटर होनी चाहिए और उनके द्वारा मोबाइल फ़ोन वो न रख नहीं सकते हैं या असला या अन्य अनधिकृत वस्तुओं को वो रख नहीं सकते हैं। मतदान दिवस के दिन प्रत्येक उम्मीदवार को 3 गाड़ियां अनुमन्य हैं। उसकी पास संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर जारी कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कोई प्रसार तो आज से ही बंद हो जाएगी। इनफैक्ट जो बाहर के जितने भी माननीयगण आए हैं या नेतागण आए हैं, ऑलरेडी लोकल ऑफिसर्स को कह दिया गया है कि ये सुनिश्चित करें कि आज शाम के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ रुकेंगे नहीं और ना ही कोई प्रचार प्रसार आज शाम के बाद निर्धारित समय के बाद होगी। और एट द सेम टाइम जो ये शादियों के हॉल्स हैं, होटल्स हैं या जहाँ सार्वजनिक स्थल है जहाँ खर्चे होने की ये रहती है, आशंका रहती है, वहाँ भी नज़र रखी जा रही है, वहाँ भी निरंतर चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियां 4 स्थानों से प्रस्थान करेंगी और उनकी वापसी 2 स्थान पर निर्धारित है। 20,000 से अधिक कार्मिक ड्यूटी में लगाए गए हैं। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा और पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में ईवीएम को रखा जाएगा। इसमें आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ 4 जगह से प्रस्थान होगी। ITI से अतरोलिया, गोपालपुर, सगड़ी, दुर्गाजी महाविद्यालय चंडेसर से मुबारकपुर, आजमगढ़, कृषि विद्यालय कोटवा से निजामाबाद, फूलपुर, दीदारगंज और डेंटल कॉलेज चंडेसर से लालगंज, मेनगर। परंतु जो ईवीएम्स आएगी स्ट्रांग रूम में जो वापस आएगी, 2 जगह स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल बनाई गई है। एक FCI में, दूसरा कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में। ये दोनों जगह 5-5 विधानसभा की स्ट्रांग रूम और काउंटिंग व्यवस्था वही की जाएगी। एक आवश्यक सूचना यह है कि जो अप्रयुक्त ईवीएम है, जो बूथ में जो प्रयोग में लाए जाने वाले ईवीएम यही स्टोर होगी, जो संबंधित स्ट्रांग रूम में FCI और कृषि विश्वविद्यालय में। जो अप्रयुक्त रिजर्व ईवीएम में, निर्वाचन में 10% रिजर्व ईवीएम रहती है, कुछ तो हो सकता है उस दिन प्रयोग में लाई जाएगी। जो बच जाएगी वो नए कलेक्ट्रेट के प्रथम तल के बैंक कक्ष में वापस जो सेक्टर मजिस्ट्रेट या जो जिनके पास रिजर्व ईवीएम रहती है तो वो यहाँ जमा की जाएगी। इसकी प्रत्येक ईवीएम की नंबर की सूची राजनीतिक दल और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें कौन सी ईवीएम CU नंबर, BU नंबर, कौन सी बूथ में जाएगी, कौन सी रिजर्व में प्रयुक्त की जाएगी, तो वो ऑलरेडी सबको सूचना दे दी गई है। और जो स्ट्रांग रूम बनाई गई है उसमें CCTV कैमरा 24 घंटे रहेगी और जो स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए जो इनर मोस्ट पेरीमीटर है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले रहेगी। उसके बाहर जो स्टेट आर्म्ड पुलिस और लोकल पुलिस के अधिकारीगण रहेंगे। कोई भी एंट्री एग्जिट विदाउट प्रॉपर ड्यू परमिशन जो अनधिकृत व्यक्ति उसके नज़दीक जा नहीं पाएंगे और प्रत्याशी अथवा उनके प्रतिनिधि वहां बैठ के 24 घंटे निगरानी करने के भी इसमें प्राविधान है। मैं लास्ट में यही अनुरोध करूंगा कि और आप जानते ही हैं कि वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था भी और वीडियोग्राफी की, ये तीनों व्यवस्था सुदृढ़ करा दिया गया है। और पैरामिलिट्री फोर्स आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है, उसके बारे में और डिटेल्स SP साहब बताएंगे। बट ये कहना चाहूँगा कि
सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में, बहुत ही अच्छे संख्या में हमें प्राप्त हुई है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य फोर्स। तो अतः हमारे पास मोबाइल पार्टीज बहुत संख्या में है। कहीं भी कोई अगर सूचना आती है तो हमें लगता है कि 300 से 400 सेकंड लगेगी। मैं मिनट में भी बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी हमारे पास मोबाइल पार्टीज है। सब मिला के मोर देन हमारे पास 700-800 से ज़्यादा मोबाइल पार्टीज है। उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट्स है, जोनल मजिस्ट्रेट्स है, QRT मोबाइल्स है, लोकल ऑफिसर्स है, सीनियर ऑफिसर्स है। तो हमारे पास जितने पोलिंग सेंटर्स हैं उसमें पहुंचने में सबको आवंटित कर दिया गया है, सबको अपने अपने जिम्मेदारियों को के बारे में बता दिया गया है। और आप जानते ही हैं कि बूथ की निगरानी पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा की जाएगी, और पैरामिलिट्री फोर्स जहां बूथ की निगरानी करती हैं, पैरामिलिट्री के जवान बाहर खड़े रहेंगे और अंदर की गतिविधियों पर भी नजर रखते रहेंगे। इस दौरान लोगों से उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान की अपील करते हुए मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपेक्षा की। अंतिम रूप से एक अनुरोध यही करूंगा कि आजमगढ़ में हिस्टोरिकली मतदान प्रतिशत बहुत अच्छी नहीं रही है। तो मैं अपील करता हूं जनता से कि 4 तारीख को घर से निकलें, वोट करें और अपना मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और जैसे हमारा लक्ष्य तो 80% का है, कोशिश किया जाए कि आजमगढ़ में मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने सुरक्षा के बाबत किए गए कड़े बड़े सभी समग्र प्रबंधों की संपूर्ण जानकारी दी। ये पोलिंग डे के लिए हमने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविल पुलिस, होमगार्ड जो भी बाहर जनपद से आने थे वो जनपद में अभी आ चुके हैं। कल शाम को उनको विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए हैं और उनकी ब्रीफिंग भी पूरी की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये सूची भी उपलब्ध कराई गई है, थाने की भौगोलिक स्थिति और इंटेलिजेंस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, क्राइम, इसके बारे में उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया गया है। और जो मतदान में व्यवधान डाल सकते हैं, जो दबंग टाइप के लोग हैं, गुंडा है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उनकी सूची अलग से जो है उनको प्रोवाइड की गई है और उनको उन लोगों की पहचान भी करवाई गई है, ताकि चुनाव के दिन जो है इनमें से कोई भी व्यक्ति बूथ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना करे। पर्याप्त संख्या में हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल पुलिस उपलब्ध है, तो इस तरह से बूथों पे भारी डिप्लॉयमेंट होगा। और जो हमारे वल्नरेबल बूथ्स है, जहां गड़बड़ियों की आशंका है, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना एक मोर्चा बना के अपने जवान भी जो है, आर्म जवान भी जो है खड़ी करेगी, जिससे बूथ के आसपास अगर या बाहर भी कोई गतिविधि नज़र आती है जो वायलेंस की तरफ ले जा रही है या मतदान में बाधा डाल सकती है, तो वो उचित और पर्याप्त पुलिस बल यूज करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बूथों पे भी काफ़ी भारी मात्रा में सिविल पुलिस भी लगाई गई है। और जैसा डीएम साहब ने बताया, हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ मोबाइल पार्टीज भी हो गई है और हर मोबाइल पार्टीज में 4 से 5 कांस्टेबल्स रहेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ QRTs भी जो है, कई सारी QRTs जो लगभग 20 के आसपास QRTs रहेंगी, जिनमें जो है भारी संख्या में जो है पुलिस बल पूर्व से जो है तैनात रहेगा। वायरलेस का भी कम्युनिकेशन प्लान हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो जो भी किसी भी बूथ पे कहीं प्रॉब्लम होती है, हमें तत्काल उसकी सूचना जैसे ही प्राप्त हो जाएगी तो हमारा रिस्पांस टाइम जो है हार्डली 3 से 4 मिनट के आसपास रहेगा। इतनी नंबर ऑफ मोबाइल पार्टी जो है अभी हमारे पास उपलब्ध हो गई है। लगभग सभी बूथों पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जा रही है, जिसमें BSF, CISF, SSB, CRPF, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है सम्मिलित है। उनके द्वारा अगले 2-3 दिन लगातार जो है क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा, फ्लैग मार्च और रूट मार्च किया जाएगा, ताकि लोगों में विश्वास की भावना पैदा कर सके। और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो दबंग है, चुनाव में बाधा क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे लोगों में एक डेटरेंट इफेक्ट जो है उनकी मूवमेंट से जो है क्रिएट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। चुनाव के रात में भी 3 तारीख 3/4 की रात में और 2/3 की रात में जो भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे भी उन लोगों को बताया गया है कि वो मोबाइल रहेंगे, उन क्षेत्रों को भ्रमण करेंगे, ताकि किसी भी तरह का वोटर्स में लिकर बांटना या फिर पैसा बांटना, इस तरह की जो है गतिविधियाँ ना हो। हमारा जनता से भी अनुरोध है, कोई भी ऐसे प्रलोभन आपको दे रहा है तो वो उसके संबंध में जो है कंट्रोल रूम को और जो पुलिस अधिकारियों के नंबर उनको पूर्व में दिए गए हैं, उन नंबरों की सूचना जरूर दे, ताकि ऐसे लोगों को के खिलाफ हम कार्रवाई करके चुनाव को जो है निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से जो है करा सके।
शराब की दुकानें जो दिए गए निर्देश है उनके क्रम में जो है बंद की जाएगी। जो प्रचार का जो निर्धारित समय है उस समय पे सारा प्रचार जब बंद हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई प्रचार करता हुआ पाया जाएगा तो उसको उचित धारा में मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसी तरह ईवीएम्स को पोलिंग बूथ से एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को दी गई है ताकि उसमें वो सुरक्षित रूप से आज यहाँ पे आ सके। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यह भी निर्देशित किया गया है कि बूथों पे किसी भी तरह की साइलेंट रिगिंग जो है ना हो, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि पोलिंग के कर्मचारी है या अन्य कोई वहाँ की गतिविधियों के पोलिंग बूथ की गतिविधियों को भी उनको ध्यान में रखना है और किसी भी तरह की साइलेंट रिगिंग भी वहाँ पे बूथ पे ना हो, इस बारे में भी जो है उनको अलग से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस के एक दिन पूर्व से जनपद के ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट रहेगा, सभी बॉर्डर सील रहेंगे। 3 तारीख को जिस दिन डिस्पैच होगा पार्टीज का और 4 तारीख को जब वापसी होगी उनकी, इस दिन ट्रैफिक में जो है कुछ परिवर्तन किए गए हैं। शहर में और डिस्ट्रिक्ट के सीमा पे भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक जो है कुछ डाइवर्ट किया गया है और इवन लाइट व्हीकल्स का भी कुछ रूट पे चलना जो है प्रतिबंधित किया जाएगा। बूथों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की एक्सेस कंट्रोल जो है कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल रहेगा और वो पूरी तरह से सैनिटाइज रहेंगे। वहाँ पे कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश जो है पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। जो व्यक्ति इसमें बार बार चेतावनी देने के बाद भी जो है वहाँ पे प्रवेश करने की कोशिश किया जाएगा, उसके खिलाफ जो है गिरफ्तारी करके मुकदमा दर्ज करके जो है उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज के जो है कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स को जो है सील करने के लिए लगभग 36 बैरियर्स जो है लगाए जाएंगे और पूरा बॉर्डर जो है सील किया जाएगा 24 घंटे पहले। और बाकी भी बॉर्डर पे बैरियर्स पे जी चेकिंग होती है। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं हर थाना क्षेत्र में, पिकेट्स जिनको हम कहते हैं, उन पिकेट्स भी वहाँ की गतिविधियों पे जो लोग आ जा रहे हैं उनके ऊपर वॉच रखेगी, ज़रूरत पड़ने पे उनको रोक के जो है चेकिंग भी कराएगी। इसके अलावा 60 फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक फ्लाइंग स्क्वाड जो है राउंड द क्लॉक जो है पूरा एरिया में काम करेंगे और जो भी आचार संहिता के उल्लंघन की, पैसा बांटने की, शराब बांटने की जो भी शिकायत आएगी उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करेंगे। जो भी बाहुबली है और आपराधिक तत्व है उनके साथ अलग से निगरानी टीम्स जो है लगाई गई है और वो उनके साथ राउंड द क्लॉक रह के जो है इसको वॉच करेंगे एक्टिविटीज़ की और उनके बारे में और उनके जो भी उनके अकम्प्लाइसेस है, क्रिमिनल्स है, उनके बारे में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी अलग से ब्रीफिंग करा दी गई है और सूची भी उपलब्ध कराई दी गई है कि इनके ऊपर वो भी वॉच रखेंगे और कोई भी अगर उनके द्वारा गतिविधि ऐसी की जाती है जिससे मतदान में बाधा आ सकती है तो उसमें समुचित कार्रवाई। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लिए 6वें चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे थम गया। 4 मार्च को आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों के साथ ही पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन आजमगढ़ सदर सीट पर सपा, बसपा और भाजपा प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी सदर सीट के तीनों प्रत्याशियों ने रोड शो किया। सपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव और भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने जहां खोली जीप पर रोड शो किया, वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने पैदल ही जनसंपर्क किया। बसपा प्रत्याशी का रोड शो सिधारी, आइडियल तिराहा, रैदोपुर, डीएवी कॉलेज, एलवल, कालीनगंज, कोट, हर्रा की चुंगी, पहाड़पुर, तकिया चौक, मातवरगंज, सिविल लाइन, नरौली होते हुए बेलैसा कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रमोद यादव, प्रणीत श्रीवास्तव हनी, धनंजय सिंह बाऊ, संतोष श्रीवास्तव, राम सिंह, राधा मोहन गोयल सहित अन्य समर्थक जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे।
मुन्ना मुन्ना बोल रही है, कदर की धरती जोर लगी है, मुन्ना मुन्ना वहीं समाजवादी पार्टी के रोड शो में महासचिव अबू आसिम आजमी, दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख विजय यादव सहित बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। रोड शो शहर के हर्रा की चुंगी से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। भारतीय जनता पार्टी के रोड शो में भोजपुरी स्टार रवि किशन और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह को शामिल होना था, लेकिन अतरौलिया की जनसभा में विलंब होने के कारण दोनों नहीं आ सके, जिससे भाजपा प्रत्याशी को अकेले ही रोड शो में निकलना पड़ा। उनके साथ भाजपा नेता जयनाथ सिंह समेत समर्थकों का बड़ा जमावड़ा रहा। रोड शो एसकेपी इंटर कॉलेज से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने गुरुवार को लालगंज, मुबारकपुर और सगड़ी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। वहीं कहा कि ये आजमगढ़ सपा का गढ़ है और नेताजी की कर्मभूमि है। समाजवादी सरकार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज, चीनी मिल दिया है। पीएम सिर्फ मन की बात करते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। गैस के दाम 400 से 700 और अब 800 हो गया। नोटबंदी से किसानों, युवाओं, बुनकरों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर यूपी का 22वां स्थान है, पर विपक्षी झूठ बोलते हैं। कहा कि बसपा सुप्रीमो अगर सीएम की बुआ हैं तो मेरी भी बुआ हुई, उनको मेरी सुरक्षा का डर है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी काम किया है। डिंपल यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो तकनीकी शिक्षा में काम होगा और मुबारकपुर में पुल का निर्माण, बुनकरों के लिए केंद्र तथा आधुनिक अस्पताल भी बनाया जाएगा। भाषण की शुरुआत भोजपुरी में करके उन्होंने सपा के लिए वोट मांगा। जिम्मेदारी आप लोगों को है कि नहीं? पिछली बार यहाँ की सीट छूट गई थी, कुछ मतों से छूट गई थी, पर आज का हौसला आप लोगों को देख के मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत यहाँ से अकबरपुर से इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। वहीं पे हमने अपने गांव में भी विकास कार्य किए हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज मिला है, बना है, और चीनी मिल जो नेताजी ने कहा था कि चीनी मिल बनानी है तो वह भी चालू हो चुकी है और रोजगार का भी जरिया बना है। आजमगढ़ की जमीन, आजमगढ़ की जो हमारी ये कर्म भूमि है, मैं समझती हूँ नेताजी और अखिलेश जी यहाँ से अपने आप से
भाषा क्यों बदल गई? जो विकास के रास्ते पे भाषा बोल रहे थे, चौथे चरण के बाद पांचवें चरण के बीच में भाषा क्यों बदली? हाँ, क्योंकि खुफिया सूत्रों से इन लोगों को पता चल गया है कि ये लोग बुरी तरह पिछड़ गए हैं, इसीलिए भाषा बदली है और आपकी साइकिल बहुत तेजी से आगे निकल रही है। और जहां बुआ जी की मैं बात करूंगी, अब बुआ जी को भी मेरी, हमारी बुआ जी, अखिलेश जी बुआ जी कहते हैं तो मैं भी तो बुआ जी बोलूंगी। हमारी बुआ जी को हमारी सुरक्षा की चिंता हो गई है, क्योंकि वे हमसे डर रही है कि हमें आपका जन समर्थन मिल रहा है, हम महिलाओं का, आप सभी महिलाओं भाइयों का, युवाओं का जन समर्थन समाजवादियों को मिल रहा है, तो वो हमारी सुरक्षा की चिंता कर रही है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि वे अपनी सुरक्षा की चिंता करें और अगर कोई दिक्कत है तो हमारी 1090 का नंबर घुमा लें और अपनी कोई भी चिंता हो वो वहां जाके बताने का काम करें। इसी के साथ जहां लोग मन की बात करते थे, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात, और मंचों से भी आजकल मन की बात ही चल रही है, क्योंकि कोई काम की बात नहीं है। कोई भी काम किया होगा पिछले 3 सालों में लगभग, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कोई काम 70 से भी ज्यादा सांसद चुन के भेजने का काम उत्तर प्रदेश ने किया था, ये गलती की गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ है कि कोई भी काम बोलने को इन लोगों के पास नहीं है मंचों से, और आपके अखिलेश भैया को लगातार वार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लगातार उन पे मतभेद के झूठे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ये अच्छे दिन वाली सरकार जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती रही उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं अपनी माताओं और बहनों से पूछूंगी कि सिलेंडर की क्या कीमत हो गई है आज? अपना ही पैसा बैंक खातों से निकालने के लिए भी अब आपको हर्जाना भरना पड़ेगा 150 रुपए का। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अभी संडे को, शनिवार को ही मैं समझती हूँ मन की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, और देखिए माता और बहनों का सिलेंडर का फिर बढ़ा दिया रुपया कि नहीं बढ़ा दिया? अभी तक तो मैं 700 रुपए कह रही थी, 300 से लेके 400 रुपए से 700 रुपए हो गए पिछले 3 सालों में। अब 1 महीने के अंदर ये 800 रुपए हो गया है मेरी माताओं बहनों का सिलेंडर। शहर कोतवाली क्षेत्र के विमती गांव के पास गुरुवार सुबह झाड़ी में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के गले में बेल्ट कसा देख लोगों ने गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि शहर से सटे विमती गांव स्थित मॉडल शॉप के पास झाड़ी में अज्ञात युवक का शव देख क्षेत्र में हलचल मच गई। जानकारी होने पर वहां काफी संख्या में ग्रामीण जुड़ गए। सूचना पाकर कंदरापुर व शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष आंकी गई। मृतक के गले को बेल्ट से कसा गया था। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। घटना स्थल शहर कोतवाली क्षेत्र में होने के कारण वहां की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में गत वर्ष मऊ जिले के रजपुरा ग्राम निवासी एवं वाराणसी में आकाशवाणी में तैनात अभियंता अनिल राय की हत्या कर फेंका गया शव सड़क किनारे मिला था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इस घटना का आज तक खुलासा नहीं हो सका। जिला मुख्यालय से सटे विमती गांव के पास गुरुवार सुबह मिले अज्ञात युवक की हत्या कर फेंके गए शव के बाबत पूछे जाने पर एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुटी है। अभी तो जानकारी नहीं मिली है, अननोन डेड बॉडी फेंकी गई है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।
सीमा के प्रहरियों के जनपद आगमन पर पूरे जिले में एक सम्मान व उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। उस माहौल की अभिव्यक्ति गुरुवार को सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर के माध्यम से सामने आई। विद्यालय में रुके सीमा सुरक्षा बल के जवानों का विद्यालय परिवार ने सम्मान करते हुए उनके प्रति अपनी भावना का जहां इजहार किया, तो वहीं जवानों के देश प्रेम की भावना व बलिदान को नमन भी। समारोह के दौरान सीमा सुरक्षा बल के असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार यादव ने बच्चों को अपने कार्यों दायित्वों के बारे में बताते हुए उनमें देशभक्ति के भाव भरे। आप सभी को देख करके हमें भी स्कूल के दिनों की याद आ गई। हम लोग बीएसएफ से बिलोंग करते हैं। बीएसएफ का मतलब है, मैंने अभी बताया आपको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, जो अपने देश की इंटरनेशनल बाउंड्री उस पे बीएसएफ डिप्लॉय है, पाकिस्तान के साथ में और बांग्लादेश के साथ में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जितनी सीमा लगती है उस पे बीएसएफ भी ड्यूटी करती है। सीमा पर जो पहला फोर्स है वो बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कश्मीर में देख लो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सभी जो स्टेट हैं उसके साथ में बांग्लादेश और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, उस पे बीएसएफ भी ड्यूटी करती है। आर्मी अलग चीज है और बीएसएफ अलग चीज है। आर्मी आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, और अपनी जो बीएसएफ है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो भी पहला फोर्स है वो होता है बीएसएफ। बीएसएफ जो इंटरनेशनल अपनी बाउंड्री है उस पे हमारे बीएसएफ के जवान 24 घंटे 100 मीटर की दूरी पे 24 घंटे बीएसएफ के जवान वहां पे ड्यूटी करते हैं। ये लोग शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक भी सेकंड अपने देश की जो सीमा है हमारे जवानों के बिना नहीं रहती। हर एक जवान हर एक सेकंड उस अपने देश की सीमा पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, चाहे कश्मीर का जो बर्फ है वहां पे -40 डिग्री तक में भी हमारे जवान वहां सर्वाइव करते हैं। बर्फ ही बर्फ रहती है, बर्फ को पिघला करके उसी को पीते हैं, उसी से अपना सारा काम करते हैं, खाना उसी से बनता है, बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखता। रेगिस्तान है, रेगिस्तान में इतनी गर्मी है, 55-60 टेम्परेचर में हमारे जवान सर्वाइव करते हैं। बोलते हैं कि हम लोग जो भी देश में देशवासी जो चैन की नींद सो रहे हैं वो हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों की वजह से चैन की नींद सोते हैं। सीमा सुरक्षा बल जगता है, देश सोता है। विद्यालय की प्रिंसिपल रेखा सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे रहने वाले जवानों को अतिथि के रूप में पाकर पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित है। Campus, Central Public School, Mubarakpur. We have honored Border Security Force who is staying in our school campus due to election. We are fortunate enough to have this opportunity to welcome BSF in our school premises. We are thankful to the government and the authorized officers who have given us this opportunity to welcome BSF at our school premises. हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं
हमारा सीपीएस परिवार बहुत ही भाग्यशाली है कि आज सीमा सुरक्षा बल के जवान हमारे स्कूल कैंपस में इलेक्शन ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। आज स्कूल परिवार की तरफ से उनका स्वागत किया गया है। जो मेहनत, जो दायित्व ये भारतीय सीमा पर, भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये जवान उठाते हैं और जिनकी वजह से हम सभी अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, उसका शब्दों में बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उनका कार्य, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो ड्यूटी है, वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए आभार प्रकट कर सकूं। बहुत छोटी सी हमारी कोशिश है इनका स्वागत कर, इनमें हौसला अफजाई करने की और शब्दों से परे जैसे माना जाए। जिस मेहनत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस देशभक्ति की भावना के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पर तैनात रहते हैं और अपनी जान की, अपने प्राण की रक्षा के बगैर, सोचे बगैर, ये जब ज़रूरत पड़े तब अपनी शहादत देने के लिए भी तैयार रहते हैं। और इनकी वजह से, केवल हमारे जवानों की वजह से केवल हम सभी अपने घरों में अच्छे से रहते हैं, आराम से रहते हैं। तो जितनी भी इनके वर्क की, इनके कार्य की हम प्रशंसा करें वो उतनी ही कम है। विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक अयाज अहमद खान ने कहा कि सौभाग्य से यह दिन प्राप्त हुआ है। विद्यालय परिवार यह कामना करता है कि उसे फिर ऐसा सौभाग्य मिले। हम लोग वादा करते हैं, हम लोग अपने यहाँ से महसूस करते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों में हमारे इसके जवान मेहनत करके हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय और जिम्मेदारी का वर्क है और उन्हीं की बदौलत हम लोग चैन से रहते हैं। आज आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, हम लोग है कि आप समय से पूरा सुरक्षित इलेक्शन का माहौल में रहेगा। हमारे आश्रम में जो स्कूल है वहाँ पे हमने कई बार फोर्स का स्वागत किया है। ये पहला मौका है इस विद्यालय में हमें पल मिला है। हम लोग टीवी में देखते थे कि लोग फौज के साथ भी लड़ा करते हैं, तो आज हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। ये ऐसा पल फिर आया है और जब भी इलेक्शन होगा तो आप लोग करेंगे कि एक बार फिर हमें ये जो है वेलकम करने का मौका मिले। मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से, दिल्ली की गहराइयों से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिग्रहित किए गए सभी हल्के व भारी वाहन आईटीआई मैदान में खड़े हो चुके हैं। वाहन चालक, वाहन स्वामियों ने रिपोर्ट कर दी है। विधानसभावार वाहनों का आवंटन व वितरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। सुपर जोनल, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके वाहन आवंटित कर दिए गए हैं। पोलिंग पार्टियों के लिए वाहनों का बूथवार आवंटन संपन्न हो चुका है। वाहन स्वामियों व चालकों को रूट चार्ट थमा दिए गए हैं। पार्टियों के प्रस्थान स्थल पर पहुंचने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। ये सभी वाहन निर्धारित किए गए 4 प्रस्थान स्थलों से अपनी अपनी विधानसभा के बूथों के लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियों को लेकर रवाना होंगे। 3 और 4 मार्च को अपने अंतिम मतदेय स्थल पर रुकेंगे और मतदान समाप्ति के उपरांत अपनी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम जमा स्थल पर छोड़कर कार्यमुक्त होंगे। अपने गृह जनपद आजमगढ़ में पूर्व सपा महासचिव अमर सिंह पहुंचे।
और चिरपरिचित अंदाज में अखिलेश यादव, उनके विधायक अरुण वर्मा, मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, बलराम यादव व दुर्गा प्रसाद यादव पर जमकर बरसे। सपा महासचिव अबू आसिम आजमी पर आतंकवादियों के पनाहगार और दाऊद के रिश्तेदारों के यहाँ रुकने का आरोप लगाया। सड़क व पुल निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। साथ ही यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। श्री सिंह गुरुवार को अपने समर्थक वीरभद्र प्रताप सिंह के शहर के मड़िया स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। अमर सिंह ने कहा कि शुचिता व शुद्धता का नाम लेकर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उनके विधायक अरुण वर्मा पर युवती से दुष्कर्म और गवाही से पहले हत्या का आरोप लगाया है। गायत्री प्रजापति पर भी सामूहिक दुष्कर्म से लेकर खनन घोटाले का आरोप है। वहीं आजमगढ़ से मंत्री बलराम यादव व दुर्गा यादव पर भी उन्होंने आरोप लगाए। अमर सिंह ने आजम खान व अबू आसिम आजमी पर आतंकवादियों से रिश्ते को लेकर आरोप लगाया। अमर सिंह ने पीएम को तरह तरह के नाम से संबोधित करने को लेकर भी विरोधियों को निशाने पर लिया। कहा कि कोई राहुल गांधी या मनमोहन सिंह को भी बुरा कहेगा तो खराब लगेगा। लालू यादव को कोर्ट द्वारा घोषित राजनीतिक मुर्दा कहा और यह भी कहा कि चिलकौआ मुर्दे पर मंडराते हैं। मुलायम सिंह यादव के अखिलेश से संबंध को लेकर भी काफी कुछ कहा। अपने को पार्टी से निकालने पर अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। देखिए, मैं एक बात से स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पिता मुलायम सिंह द्वारा और दूसरी बार पुत्र अखिलेश यादव द्वारा मैं समाजवादी पार्टी से निष्कासित हूँ और राज्यसभा के सभापति द्वारा संप्रेषित नए पत्र के अनुसार मैं समाजवादी पार्टी का संसद में भी अब सदस्य नहीं हूँ। मैं असंबद्ध निर्दलीय सांसद हूँ और इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ, मन की बात कह सकता हूँ। जी। मैं पार्टी के किसी बंधन में बंधित नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पंचवर्षीय कार्यकाल के 6 माह के अंदर जब से मेरी प्रविष्टि हुई है तब से मैं एक ऐसा महासचिव रहा, एक ऐसा पदाधिकारी रहा जिसको मुलायम सिंह जी ने यह आदेश दिया कि रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और आजम खान नहीं चाहते कि आप उत्तर प्रदेश में आए, तो मैं उत्तर प्रदेश नहीं आया। नहीं चाहते आप लखनऊ में आए। यह रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और आजम खान नहीं चाहते कि आप समाजवादी पार्टी की रजत जयंती समारोह में आए। मैं नहीं गया। तो मैं एक ऐसा पदाधिकारी रहा कि 6 महीने तक भी असंबद्ध रहा। अखिलेश यादव जी ने एक नई समाजवादी पार्टी बनाई है जिसमें गुंडे और बदमाशों का कोई स्थान नहीं है, भ्रष्टाचारियों का कोई स्थान नहीं है और इसलिए उन्होंने शुचिता और शुद्धता की राजनीति का शुभारंभ सुल्तानपुर से किया। सुल्तानपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के संयुक्त उम्मीदवार अरुण वर्मा एक क्षत्रिय बालिका के सामूहिक बलात्कार और गैंग रेप के आरोपी हैं और अखिलेश जी की सरकार ने शिकायत भी दर्ज नहीं की। हाई कोर्ट के मध्यस्थता पर शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद पीड़िता को हाई कोर्ट ने गवाही के लिए बुलाया। गवाही के एक दिन पहले उसकी नृशंस हत्या हो गई। बुलंदशहर बलात्कार के लिए दौड़ने वाले राहुल गांधी जी ये बिल्कुल अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में नहीं गए। कथित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार शिरोमणि गायत्री प्रजापति, अवैध खनन के शहंशाह गायत्री प्रजापति, यह भी सुल्तानपुर से राहुल जी और जो गृह जनपद राहुल जी का है और अखिलेश यादव के संयुक्त उम्मीदवार हैं। इनके ऊपर भी शिकायत दर्ज सरकार ने नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता के कारण यह शिकायत दर्ज हुई। जनपद में जो 2 सिरमौर हैं, दुर्गा यादव और बलराम यादव, मैं अगर नहीं होता, मुझसे पाप हुआ है कि जनगण की दवा आयुर्वेद घोटाले के मुख्य आरोपी थे बलराम यादव। आज उनकी जगह जेल में होती है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बने और अब भी बने हुए हैं। दुर्गा यादव जी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
उनकी पृष्ठभूमि के बारे में आजमगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है। मोहम्मद आजम खान वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का अंग ही नहीं है कश्मीर। रोज हमारे जवान वहाँ कुर्बानी दे रहे हैं और कांग्रेस हमारे सेनाध्यक्ष की बुराई कर रही है क्योंकि उसने कह दिया कि हम पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं अब राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ। इसका प्रधानमंत्री आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस का नहीं होता, उसे बाहरी कहा जा रहा है। उस पर मैंने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा और वृंदावन में हुआ और युवावस्था में गुजरात चले गए, द्वारकाधीश बन गए। तो गुजरातियों ने उन्हें बाहरी नहीं कहा कि तुम उत्तर प्रदेश के हो, इसलिए उन्होंने द्वारका का राजा बनाया। तो हमने मोदी जी को कृष्ण ने नहीं कहा, हमने कहा कि जिस तरह से भगवान कृष्ण जिनकी उत्पत्ति पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई और गुजरातियों ने उन्हें द्वारका का राजा बना दिया, तो बड़ौदा और बनारस दोनों जगह से जीते हमारे प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का हो, या गौरव उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया, तो बाहरी कहाँ से हो गए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी गहरी मित्रता रही है क्योंकि हमारी भावनगर में ससुराल है। उस नाते हमारा उनसे एक बहुत गहरा व्यवहारिक सामाजिक संबंध रहा है। इससे मैं इनकार नहीं करता, मैं डरता नहीं। लेकिन इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर प्रधानमंत्री होते, उन्हें कोई गधा कहता, रावण कहता, चूहा कहता, चील कौवा कहता, तो क्या ये भाषा सही है? मेरी बात, राजेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा। उसके उत्तर में हमने कहा कि हाफिज इल्तिफाक ये फैजाबाद रोड में डायमंड नाम का होटल चलाते हैं और ये दाऊद इब्राहिम के सगे भाई अनीस इब्राहिम के ससुर हैं। हाफिज इल्तिफाक की लड़की ये सीमा उसका नाम है, वह अनीस इब्राहिम की शरीके हयात है और वहाँ पर अबू आसिम आजमी इसी आजमगढ़ जनपद के हाजी हाफिज इल्तिफाक क्या रुकते हैं। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मालूम है इस विस्फोट करने के बाद आतंकवादी या तो डायमंड विस्फोट जाते हैं या मुंबई में अबू आसिम आजमी क्या रहते हैं। और मुंबई विस्फोट के बाद डी कंपनी के जितने लोग, चाहे इकबाल मिर्ची हों या दाऊद इब्राहिम हो या अनीस हों, इन सब लोगों को हटाने का काम उनकी ट्रैवल एजेंसी ने किया। कोर्ट से कोई भी छूट जाता है। अबू आसिम आदमी ने धमकी दी है कि वो अदालत में जाएंगे मेरे विरुद्ध। अदालत में जाएं, मुझे बहुत अच्छा है क्योंकि डी कंपनी के छोटा राजन यहाँ आ गए। मैं उनको तलब करवा करके गवाही पर के कटघरे में बुलवा करके पूछवाऊंगा कि बताओ ये सत्य है या नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही है। और दूसरी बात यह है कि शाहिद नाम का पाकिस्तानी दूतावास का व्यक्ति पकड़ा गया और उसने ऑन रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच को बताया कि आजम खान के सबसे खास मुनव्वर सलीम तो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, उनका कई दशकों से निजी सचिव है आजमत नाम का आदमी, वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो तिहाड़ जेल में बंद है, अगर उगलवाना चाहे तो उससे उगलवाया जा सकता है। डायमंड रिसोर्ट चल रहा है, अनीस इब्राहिम के ससुर यहाँ रह रहे हैं, उसकी पत्नी सीमा के बाप यहाँ रह रहे हैं और हाफिज इल्तिफाक के साथ अबू आसिम आदमी के पिता उनके नौकर थे। तो जब ये सत्य है और मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाने के बाद कहते हैं कि जन्मदिन का खर्चा हमें दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम ने दिया है और ऊपर से ये कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि मोदी और अमित शाह आतंकवाद हैं। अगर हम तो तथ्यों के साथ बता रहे हैं। अभी लालू जी आए, बोले चील कौवा, हेलीकॉप्टर चील कौवा है, चील कौवा जा रहा है। तो चील कौवे लालू जी मुर्दे के ऊपर जाते हैं और आप राजनीति के मुर्दा हैं। आप चुनाव नहीं लड़ सकते 5 साल के लिए, जो है आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव से आप बाहर हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप राजनीतिक रूप से घोषित मृत हैं। तो राजनीतिक रूप से घोषित मृत के ऊपर चील कौवे मंडराएंगे ही। आप क्यों यहाँ आ रहे हैं? चील कौवों को मौका क्यों देना है कि वो आपके ऊपर मंडराएं और आपका भोजन करें? सेतु बना है जल निगम का और जैन नाम का ठेकेदार जिसने बनाया है, जो जिसको जिस तरह से बेंजीर भुट्टो के पति को मिस्टर 10% कहते थे, उसको मिस्टर 2.5% कहते हैं। 2.5% वो लेता था जैन और मंत्री जी के नाम पर लेता था। तो आज इतना बड़ा कांड हो गया है और वारंट हो गया है आजम खान के खिलाफ। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात कि भाई नवनीत सहगल देश के मूर्धन्य और शीर्षस्थ अफसर हैं
उन्होंने सहारनपुर से लखनऊ तक की सड़क बनाई है, 4,000 करोड़ का भुगतान हो गया है और सड़क बनी नहीं है। FIR हो गई है 2 दिन पहले। आजकल में अब EOW की रिपोर्ट आ जाएगी और 11 तारीख 12 तारीख में चुनाव के नतीजे से पहले किसी अवकाश प्राप्त जज से जांच द्वारा यादव सिंह पैटर्न पर क्लीन चिट भी मिल जाएगी। ये काम दिखता है, काम के साथ साथ कारनामा भी दिखता है भ्रष्टाचार का, कि सड़क फाइल में बनती है, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है, गैंग रेप किंग्स, और उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत होती है सुल्तानपुर से। बलात्कार के नाम पर बदायूं भागने वाले राहुल गांधी अपने गृह जनपद में चुप रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है, दोनों का हाथ पसंद है। आप ये बता दीजिए, मुलायम सिंह जी के किस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला? गायत्री प्रजापति को टिकट ही नहीं मिला। उनके लिए प्रचार करने सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता के बावजूद अखिलेश यादव पहुंच गए, ठेगा दिखा करके सुप्रीम कोर्ट को। उनकी पुत्रवधू को मिला। साधना जी, जिनके बारे में अखिलेश समर्थकों ने क्या क्या कहा, उनका बयान आया कि मेरी एक आंख अखिलेश और एक आंख प्रतीक। इसके बाद आदरणीय शिवपाल जी को भी टिकट मिला, उनकी पुत्रवधू को भी मिला। नारद राय और अंबिका चौधरी में धैर्य नहीं था, अगर वो रहते तो उनको भी टिकट मिलता। ओम प्रकाश सिंह को भी टिकट मिला। मुलायम सिंह जी के किस व्यक्ति को, जिसको चाहे, टिकट नहीं मिला? आप ये बता दीजिए। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है। और स्वयं उन्होंने मुझे कहा कि आप निर्वाचन आयोग नहीं जाएंगे। स्वयं उन्होंने कहा कि आजम खान, अखिलेश यादव और राम गोपाल नहीं चाहते हैं कि आप लखनऊ में रहें, आप दिल्ली में रहें, आप भारत में रहें। तो जैसे होता है ना, जिला बदर होता है, हमारा भारत बदर कर दिया मुलायम सिंह जी ने। तो आप कहते हैं कि दोनों एक नहीं हैं। दोनों अगर एक नहीं होते, वो तो हर पिता को अपने पुत्र से हारना अच्छा लगता है। उनको अपने बेटे अखिलेश, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी और चिन्ह साइकिल से बहुत प्रेम है, और वो स्वाभाविक है। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी। तो मैंने मुलायम सिंह जी की कोई बात जीवन में नहीं काटी। अगर मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बहुमत से आएगी, तो हम मुलायम सिंह जी की बात काटने की मेरी हैसियत नहीं है। निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी का आकलन सही होगा। जमीनी नेता हैं, हमसे बड़े, हमसे अनुभवी नेता हैं, हमारे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। उनका आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से आएगी। तो मुझे लगता है 250 सीटें बहुजन, ये उनके कथनानुसार कम से कम 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। इसलिए निश्चित, और उसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, आरक्षण का लाभ सिर्फ पिछड़ों के एक समुदाय को मिला है। तो बाकी सब पिछड़े जो सच में पिछड़े हैं, जो लाभ से वंचित रहे हैं, वो भाजपा के साथ चले गए। और मायावती जी के पक्ष के लोगों को भी, एक विशेष लोगों को लाभ हुआ है, प्रायोजित लाभ हुआ है जब उनका शासन हुआ है। तो उनके भी पक्ष के काफ़ी लोग जो कटे हैं, जो लाभार्थी नहीं हुए हैं आरक्षण के, वह भी अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। और मायावती जी ने 100 से अधिक अल्पसंख्यक प्रत्याशी दिए हैं। और रोज जो कह रही है कि किसी कीमत पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का प्रचार कर चुकी हैं। गुजरात में मुसलमान कट्टर होता है, इसलिए मैं गुजरात आई हूँ। और इसके अतिरिक्त आदरणीय मायावती जी वो 3 बार भाजपा के साथ सरकार भी बना चुकी हैं। तो बार बार उनका ये कहना कि मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगी, इससे मुसलमानों का विश्वास उनसे बढ़ा है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण मुसलमान समाजवादी पार्टी से जरा नाराज है। इसकी नाराजगी का कारण आप सुन लीजिए, तार्किक कारण है। क्योंकि बाबरी मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन नेहरू जी ने किया, मूर्तियां इंदिरा गांधी जी ने रखवाई, और ताले खुलवाए राजीव गांधी, वीर बहादुर सिंह और अरुण नेहरू की तिकड़ी ने। और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यानी राष्ट्रीय एकता परिषद में मस्जिद की सुरक्षा का दायित्व दिया गया था पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव सोते रहे, मस्जिद टूट गई। और मस्जिद के टूटने से एक दिन पहले अर्जुन सिंह और कल्याण सिंह जी की बैठक हुई। उस बैठक में क्या तय हुआ, अब अर्जुन सिंह रहे नहीं, कल्याण सिंह जी बताएंगे, और मस्जिद की शहादत हो गई। तो हम लोगों ने मुलायम सिंह के कहने पर सारी ज़िंदगी एक ही बात कही कि या अल्लाह, जिसने तेरा घर तोड़ा उसका गरूर तोड़ दे, और या अल्लाह, जिसने तेरा घर बचाया उसकी आबरू बचा ले। तो अल्लाह का घर तोड़ा है नापाक कांग्रेसियों ने, इनका गरूर तोड़ दे, और अल्लाह का घर बचाया आपके महबूब मुलायम सिंह ने, इनकी आबरू बचा ले। तो अल्लाह का घर तोड़ने वाले और अल्लाह का घर बचाने वाले, ये नदी के 2 किनारे हैं।
साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिल नहीं सकते।